जापान की एक ओवरऑल अगर हमें आप पिक्चर दें पाकिस्तानियों को कि जापान क्या है। जापान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो 1500 अरब डॉलर की है। सही कि लोग ये समझते हैं कि जापान क्योंकि एक बड़ा सनती मुल्क है, बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा शानदार एग्रीकल्चर मुल्क भी है। जापान की इस वक्त मेन प्रॉब्लम ये है कि आबादी बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है और नई नस्ल परवान नहीं चढ़ रही। जापान में बहुत आसानी से आप उनकी नस्ल ले सकते हैं। अच्छा। और लीगल आपने वहाँ पे जॉब करनी है, बिजनेस करके टैक्स पे करना है और आप एलिजिबल हो गए जापानी पासपोर्ट। तजर्बे को मैं कैसे साबित करूंगा? डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तजर्बे का और फिर एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये दो चीजें। कितना खर्चा आ जाता है? एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। अच्छा, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत होती है, आपको टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है। अगर किसी जगह लिखा हुआ है कि 5:23 पर ट्रेन आएगी और वो आपकी घड़ी अगर 5:24 पे हो सकती है, ट्रेन 5:24 पे नहीं हो सकती। पाकिस्तानी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ पे क्योंकि 90% लोग बिजनेस करते हैं गाड़ियों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूँ राजा कामरान। आज हमारे पास एक खुसूसी मेहमान हैं जो कि जापान से हैं, इरफान सिद्दीकी साहब। हम इनसे बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब गुज़िश्ता तकरीबन चौथाई सदी 25 साल से जो हैं जापान में मुकीम है। वहाँ पे इन्होंने अपना घर बसाया है और जापान को अपना दूसरा घर बनाया है। फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान आते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। तो ये पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने ये मौका बेहतर जाना कि इनसे जरा गपशप करें कि जापान में क्या आजकल चल रहा है, जापान की मईशत किस तरफ जा रही है, जापान में क्या मुलाजमत के पाकिस्तानियों के लिए कोई मौके हैं, अगर हैं तो उसमें वो कैसे अपने आप को फिट इन कर सकती हैं। इरफान साहब भी एक सहाफ़ी हैं, कुछ तवील अरसे से जो है जंग जियो के लिए काम कर रहे हैं। आपका आर्टिकल्स भी आते हैं, कॉलम आते हैं बाकायदा जियो जंग अखबार में। अभी उन्होंने ये भी आर्टिकल लिखा जो मेरे लिए बड़ा वो था, मालूमाती था कि पाकिस्तान ने इमदाद ले रहा है आजकल, मगर एक वक्त था कि पाकिस्तान इमदाद देता भी था, जर्मनी जैसे मुल्कों को, जापान जैसे मुल्कों को इमदाद देता था। तो इरफान साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इरफान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आप जापान में रहते हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं, जापान की एक ओवरऑल अगर हमें आप पिक्चर दें पाकिस्तानियों को कि जापान क्या है। जापान बेसिकली एक सनती तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी आबादी 12.5 करोड़ है और इतनी कम आबादी में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है और बड़े अरसे तक वो इस दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद इस जगह पे कायम रहा। अब चीन क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया है इकॉनमी में तो वो दूसरे नंबर पर, लेकिन अभी भी जापान तीसरे नंबर पर है। और जापान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो 1500 अरब डॉलर की है। 1500 अरब डॉलर? जी, जिसमें 800 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं और 700 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के वो 100 बिलियन डॉलर से भी कम है। 15 गुना ज्यादा जो है जापान हमसे बड़ी तिजारत करता है, जबकि वो हमारे से आबादी में आधा मुल्क है। आबादी हमारी 24 करोड़ है और जापान की आपने बताया कि 12.5 करोड़ है। हम 24 करोड़ से भी ऊपर चले गए हैं। हमसे आधी आबादी का मुल्क जो है वो हमसे 15 गुना ज्यादा जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। जी इरफान साहब। और दूसरा ये कि लोग ये समझते हैं कि जापान क्योंकि एक बड़ा सनती मुल्क है, बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा शानदार एग्रीकल्चर मुल्क भी है। जितनी हरियाली आप जापान में तस्वर नहीं कर सकते, कोई पाकिस्तान में बैठ के उतना हरियाली है। चारों मौसम है, दुनिया एक मौसम है मार्च अप्रैल में, वहाँ पर आता है चेरी ब्लॉसम सीजन। पूरी दुनिया से 1.5 करोड़ लोग जापान आते हैं सिर्फ उस मौसम को देखने। तो उन्होंने सफाई सुथराई बेहतरीन है और तालीम का निज़ाम बेहतरीन है, लोग ईमानदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ी दुनिया के 40-50 मुल्क देखे हुए हैं, लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने यही शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला मैं जापान में खुश हूँ। जापान में खुश है, मगर जापान हमेशा से तो ऐसा नहीं था। आपको याद है कि दूसरी जंग अजीम में जो जापान पर एटमी हमला हुआ, उसके बाद जापान बिल्कुल ही तबाह हो गया, खंडर बन गया। मगर जापानियों ने अपनी हिम्मत से, अपनी डेडिकेशन से उसको दोबारा एक दुनिया का जो है सबसे बड़ा मुल्क, यानी तजारत के लिहाज से दूसरा तीसरा मुल्क होगा, मुल्क बनाया है। तो जापान की जो है उससे हमें सीखना भी चाहिए, जापान की कौम से हमें सीखना चाहिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं। मगर आप कह रहे हैं 12.5 करोड़ की आबादी है, उसकी आबादी की कुछ हमें डेमोग्राफी बताएं कि इसमें बूढ़े कितने हैं, जवान। हमारे पास तो ये है कि हम तो फटे ही पड़े रहे कि हमारे पास नौजवान हैं और बड़ी तादाद में है। जापान की क्या सूरत हाल है? सबसे जापान की सब मेन प्रॉब्लम ये है कि आबादी बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है और नई नस्ल परवान नहीं चढ़ रही। आबादी में बड़ी कमी का शिकार है। 60% लोग 60 साल से ऊपर के हो गए। 60% आबादी, यानी अगर 12.5 करोड़ आबादी है तो तकरीबन 7-8 करोड़, 7 करोड़ के 60
55 से 60 साल से ऊपर के हो गए, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और इसकी वजह से उनको बड़ी फिक्र है कि उनकी अगर आबादी इसी तरह से बुढ़ापे की तरफ बूढ़े लोग ज़्यादा होते रहे और तो इकॉनमी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब जापानी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी करेगी और लोगों को वर्क वीज़ा फराहम करेगी ताकि फॉरेनर्स आएँ और उनकी इकॉनमी में हिस्सा डालें। नहीं, जापानियों को हमने मेरा जो मुशाहिदा है वो ये है कि जापानी अपनी नेशनैलिटी बड़ी मुश्किल से देते हैं, यानी जो बॉर्न जापानी है, जो जापानी नस्ल का है, वो अपनी नस्ल का बड़ा वो ख्याल रखते हैं। अब उसमें उन्होंने चेंज किया और ये थोड़ी सी गलत फहमी लोगों को है। जापान में बहुत आसानी से आप उनकी नेशनलिटी ले सकते हैं। अच्छा। सिर्फ 5 साल आपने जापान में रहना है और लीगल आपने वहाँ पे जॉब करनी है, बिजनेस करके टैक्स पे करना है और आप एलिजिबल हो गए जापानी पासपोर्ट के। अच्छा, मैं इनसे पहले सारी तफसीलात लेता हूँ मगर मैं आपको बताऊँ 90s में मैं भाई के साथ सिंगापुर गया, वापसी पे बैंकॉक उतरे कुछ, और वहाँ पे ना हमें कुछ पाकिस्तानी मिले, तो वो वहाँ पे रह रहे थे, हमने उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी थे। पता लगा कि उन्होंने कहा यार असि तो पंजाब जापान ले जाना। मैंने किस तरह? कह रहा है कि मैंने ना, वैसे मेरा तो काला था, मेरा भाई बड़ा गोरा है ना, तो उसने कहा कि यार इसके ना हम पूरे बाल ब्राउन कर देंगे, इसकी भवें ब्राउन कर देंगे, जर्मन वीजे पर इसको इसी करके वापस कर देंगे। तो इलीगली पाकिस्तान पड़े जाते हैं। मगर आज हम इरफान भाई के साथ स्पेशली इसलिए बैठे हैं कि हम बताएं कि लीगली कैसे जाते हैं। इरफान भाई पूरी स्कीम हमें बताइए कि है क्या। देखिए, इस वक्त 2 तरीके से आप जापान आ सकते हैं। नंबर 1, बड़ी गुड लक ये हुई कि जापान ने तकरीबन 5.5 लाख लोगों को जापान बुलाने का प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने 8 से 10 ममालिक शामिल किए हैं, जिसमें ये थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया और ये अपना बैंकॉक और ये नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा। उन 10 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है। ठीक है। यानी अब जो 5.5 लाख वर्क वीज़ा इशू करेंगे उसमें पाकिस्तान शामिल है इन मुल्कों में। ये कब से शुरू हुई इसकी? ये इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं और हमें पता नहीं है। हाँ, और ये 5 साल का प्रोग्राम है। ठीक है। और इसके अंदर जो है ना 5.5 लाख लोग दुनिया इन 10-12 मुल्कों से जापान में आके नौकरी के साथ वर्क वीजे के साथ जापान आके काम कर सकते हैं। नहीं, तो मसला ये है कि किस शोबे की मैं हाँ, महारत अब ये जो है सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको अच्छी वेल्डिंग करना आती है तो आपके लिए जॉब्स ओपन है। अगर आपको वुडन का काम में एक्सपर्टीज है तो आपके लिए जॉब्स ओपन है। रंग करना आता है तो जॉब ओपन है। आपका सड़कें बनाना आती हैं तो आपके लिए जॉब ओपन है। कोई भी टेक्निकल स्किल्स आपके पास है, तजर्बा, तालीम की जरूरत नहीं है कि अब आपके पास जो 16 साल की ग्रेजुएशन हो और 10 साल का तजर्बा हो। आपके पास ये स्किल्स हो और आपके पास कोई तजर्बा हो 10 साल का ये वर्क के काम करने का अपने शोबे में, और ये इसकी जो है ना आपका इंटरव्यू होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज का आपका एक कोर्स करना पड़ेगा और आप जापान जा सकते हैं। यानी कि हमारे जो देही इलाकों के लोग हैं या जो हमारा मेहनत कश तबका है, हम पढ़े लिखों के लिए, सहाफियों के लिए तो जापान नहीं खुला, मगर आपके लिए जापान में अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। आप वहाँ पे खेती बाड़ी काश्तकार, आप अगर फसल उगा रहे हैं, आप जानते हैं खेती बाड़ी करना, तो आप जापान जा सकते हैं। अगर आप रंग साज हैं, रंग करना जानते हैं, आप लकड़ी का काम करना जानते हैं, तो आप जा सकते हैं। सबसे हार्ड लेबर जो होती है पाकिस्तान में रोड बनाने की होती है, बड़ी सख्त इंटेंसिव लेबर होती है। अगर आप वो काम जानते हैं तो आप जापान जा सकते हैं। तो जापान में जो हमारा मेहनत कश तबका है, जो अभी जो हालिया पाकिस्तान में महंगाई हुई है, सबसे ज्यादा पिसने वाला भी वही तबका है, वो जापान जा सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें करना क्या होगा? अच्छा, अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है, जापान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी वो वजारत है जिसके तहत ये काम स्टार्ट हुआ है। सही है। अब उसने जो है तकरीबन 22 कंपनीज को लाइसेंस दिए हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, कि वो 22 कंपनीज पाकिस्तान से लेबर लेके जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये इन सारी 22 कंपनी की इंफॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी की वेबसाइट पर। सही है। ठीक है। उसमें ये होता है कि बाज़ शोबों के लिए आपको जापानी ज़बान का IT इज़ वन ऑफ द मेन। तो उसमें आपको ये कि N5 N4 ये बुनियादी कोर्सेज होते हैं 3-3 महीने के, जिसमें इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो डेली कन्वर्सेशन लेवल की बात कर सकता है जापान में। अच्छा, देखिए, अगर मुझे यूरोप जाना हो तो वो आइल्स कहते हैं या दीगर टोफल वगैरह होते हैं, तो जापान के लिए कोई कोर्स? N5 इज अ बोर्ड जो सरकारी कोर्सेज हैं। N5, N4, N3, N2, N1। N1 इज अ नंबर टॉप का जो होता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आप जापानी की तरह जापानी बोलेंगे। तो N5 इज अ बेस्ट। ये N5 से लेके आसानी से हो जाता है। 3 महीने 3 महीने के कोर्स हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो जापानी गवर्नमेंट देती है।
आईलेट्स की तरह एग्जाम होता है। हाँ। और उसका जैसे जब लंदन ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, इसका जो है ना जापान गवर्नमेंट से रिजल्ट आता है। और ये सफारत खाने जापान का जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में और कराची में कौंसलेट, इनके ज़रिए तमाम ये एग्जाम होते हैं हर 6 महीने एक दफ़ा। ओके, और रजिस्टर्ड कराएं और कोर्स करें। यानी जापान जाने के लिए आपको जापान की लैंग्वेज की इब्तदाई नो हाउ जरूर आनी चाहिए। आप यहाँ पे वो जो है इंटरनेट से सीख लें और जापान के कॉन्सुलेट में आके या इस्लामाबाद के सफारत खाने में जाकर आप इसका टेस्ट दें, टेस्ट पास करें और जापान चले जाएं। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताइए, तजर्बे को मैं कैसे साबित करूंगा अपने? अच्छा, तजर्बे के लिए जब आप किसी कंपनी आपको जॉब ऑफर देगी तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आपने एक उनसे इंटरव्यू टेस्ट होगा। उस इंटरव्यू के अंदर वो चेक कर लेंगे कि आपको वाकई काम आता है या नहीं आता। और तजर्बे का कोई एक कंपनी से आपने सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने 10 साल मैंने काम किया है, या कोई आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तजर्बे का, और फिर एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं। यानी कि आपको पहले अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है जापान के लिए, वीजे के लिए, और एक लैंग्वेज कोर्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आप जापान जा सकते हैं। कितना खर्चा आ जाता है? 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा, यानी 0। मैं जो टेस्ट दूंगा वो जो टेस्ट होगा, और टेस्ट का मेरे ख्याल से जो मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ पैसे चार्ज कर रहे हैं, कोई 10,000 महीना ले रहा है, कोई 5,000 महीना ले रहा है। और जो ये कोर्सेज है ना, जो अपना लेबर तबका, इनको तो बहुत माइनर सी 200 आवर्स या 100 आवर्स का कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं तो वो कोर्स कराते हैं। तो आपका यानी कि इसमें किसी एजेंट को अपने पैसे नहीं देने हैं? बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि मैंने सुना है कि एजेंट जो है 40-40 लाख रुपए जापान के वीज़े के ले रहे हैं, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। तो 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता, जब बल्कि जापान का वो वीज़ा है जब इसकी कोई वीज़ा फीस भी नहीं है। अच्छा, एक येन भी वीज़ा फीस नहीं है। यानी कि यार हम लोग ऐसे खामखा जो है ना, मैं आपको अपनी तमाम वीडियो में एक बात कहता हूँ कि एजेंट के चक्कर में नहीं पड़िएगा, लीगल तरीके से जाइएगा जापान, बल्कि यूरोप भी जाइएगा। इसके हवाले से भी मैंने 1-2 वीडियोस किया और मजीद भी करूंगा। तो मैं आपको कह रहा था कि जापान हम इसमें जा सकते हैं, वीजा लेकर जा सकते हैं। तो यानी कि टिकट मुझे खर्च करना होगा? हाँ, बस आपको टिकट लेना होगा। और बाज़ दफ़ा जो है वो कंपनीज जो आपको हायर करती हैं वो आपको टिकट वगैरह दे देती हैं। तो वो भी आपको नहीं देना पड़ता अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है। अच्छा, मैं जापान चला गया हूँ, ठीक है, अब मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे कंपनी ने वो जो हायर नहीं किया है, अब मैं जाके वहां पे नौकरी कैसे तलाश करूंगा? वो सबसे मुश्किल काम है। अगर आप एक विजिट वीजे पे चले गए 2-3 महीने का, मैं अगर ये वर्क वीजा लगवा कर जाऊं या विजिट वीजा भी चले, मुझे चले आप वर्क वीजे पे जब जाएंगे तो आप जाएंगे उसी वक्त जब आपको कंपनी हायर करेगी, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपना विजिट वीजा लगवा लेते हैं कि भाई मैं घूमने जा रहा हूँ या वहाँ पे 2-3 महीने रहता हूँ और वहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। नंबर 2, अब जो है जापान गवर्नमेंट विजिट वीजे वाले को वर्किंग वीजा अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, वो कहती है कि आप वापस, आपका कंपनी ने हायर कर लिया, अब आप वापस पाकिस्तान जाएं, कंपनी आपको वो वीज़ा भेजेगी और यहाँ पर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे और डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक होंगे तो फिर आप जापान आ जाइएगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ से लोगों ने 1-1 साल का वर्किंग वीज़ा भेजा, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जब उन लोगों की डिग्रियाँ चेक की तो पता चला वो जाली हैं। अरे भाई, आप लोग कोई जाली काम ना कीजिएगा, बस ढंग से जाइएगा जापान, बिल्कुल कानूनी तरीके से। जी, मजीद बताइए। तो उसमें अभी जैसे ये कि आजकल मैंने देखा है कि अमेरिकन एम्बेसी में कोई अगर वीज़ा अप्लाई करता है, उसका कोई भी कागज़ जाली निकलता है, उस सारा केस FIA को देती हैं और लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह जापान वालों ने भी अब ये किया है कि किसी बंदे की जाली डिग्री निकली, उनको वेरीफाई कर जाली थी, उन्होंने उनको भी बुलाया, FIA वालों को बुला लिया और उनसे बोला कि अब आपको FIA में दे दें, आपकी जाली डिग्री निकले। तो हाथ वाथ जोड़े, उन्होंने बोला ठीक है चलो, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेवर कम्स टू आवर एम्बेसी। ओके यार, ये देखें, इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए, कोई जाली दस्तावेजात ना हो, जाली तरीके से जापान ना जाए। हम आपको बता रहे हैं कि कानूनी तरीके से कैसे जा सकते हैं। और थोड़ी सी आपने देखें, जिस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी एक ख्वाहिश है जापान जाने की, वो थोड़ी मेहनत भी कर सकता है। अक्सर लोग ऐसा होता है, बोले यार ये तरीके ना बताओ, ये बताओ 25-30 लाख रुपए लो और मैं जापान पहुंचा दो। 25-30 लाख रुपए की जगह अगर आप 25,000 रुपये खर्च करके थोड़ी मेहनत करके आप प्रोसीजर अपना लें तो आपको कोई पैसे खर्च नहीं होगा। तो होता ये कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद उनमें से 22 इदारे जिनके पास वो लाइसेंस है, उनसे आप रब्ता करें, उनको बताएं कि भाई मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं जापान जाना चाहता हूँ। वो फिर जापानी जो कंपनीज हैं, वहाँ पे एक पाकिस्तान में 22 लाइसेंस है और जापान में 200 कंपनीज हैं जिनके पास लाइसेंस है बुलाने वाले, वो उनके साथ कनेक्ट करके फिर आपका CV पहुँचाएंगे और फिर कोई कंपनी आपको हायर कर लेगी। ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ पहुँच गया जापान में, पाकिस्तानियों के लिए ये मेहनत का हमारे तबका जाता है, यहाँ मैं भी जाऊँगा तो कल्चरल शॉक होता है। हाँ ठीक है,
उसको कैसे हम हैंडल करें, कैसे करें? ये जापानियों की आदत बड़ी मखसूस हैं, बड़ा वो बड़ा शदीद आपको कल्चर शॉक लगेगा जब आपको हर चीज़ साफ सुथरी नज़र आएगी, जब आपको हर चीज़ डिसिप्लिन में नज़र आएगी, जब हर चीज़ पंक्चुअल होगी, जब आपको सुबह उठना पड़ेगा दफ्तर। ये कल्चरल शॉक है। उसके अलावा तो हर चीज़ अच्छी है, लोग बड़े काइंड हैं, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको मदद करेंगे आपकी सेटल होने में, आपको रिहाइश, खाना पीना, बिजली, पानी, गैस, सड़कें नहीं खुदी हुई, गैस मुकम्मल आती है। तो व्हाट इज़ द कल्चर शॉक? सही है। आपको एक थर्ड वर्ल्ड से निकल के फर्स्ट वर्ल्ड में चले जाएंगे आप। ये इससे ज्यादा नहीं, मैंने जापान को वो देखा है, वो जापान में ना लोग जो अपना कचरा होता है ना, वो कहीं वहां पे डस्टबिन नहीं नजर आती। लोग अपना कचरा अपने थैलों में भर लेते हैं, जो दिन भर घूम फिर रहे हैं थैले में भर लेते हैं और घर लेकर आते हैं, और घर से जो है वो जब सुबह कचरा उठाने वाले जैसे भी उनका सिस्टम है तो उसमें वो लेकर जाते हैं। तो आपको मैं एक बड़ा अच्छा, मैं 25 साल पहले जो जापान गया तो शुरू में उसमें हर कचरे का ना डेज होते हैं कि आपने ये दिन में ये कचरा, प्लास्टिक का इधर जो है जलाने वाला इधर फला। तो मैं एक दिन लेट हो गया तो कचरा घर पे रह गया और जो है ना मुझे कचरा फेंकना था, तो मैंने कचरे की थैली ली और पाकिस्तानी स्टाइल शुरू में हमसे भी गलतियां हुई, हमने जाके कहीं साइड में कचरा रखा और थैली रखी 10-15 मिनट की वॉक के बाद और हम निकल गए। तो पीछे से जो है ना एक जापानी जो है वो मुझे आवाज़ें, सीमा-सन, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा जी क्या हुआ? बोला आप अपना सामान भूल गए तो ले जाए। तो वो ये समझा मैं अपना कोई सामान भूल गया, वो मेरे पीछे। मैंने कहा इतनी दूर में छोड़ने गया तो तुम वहां पे लेकर आ गया भाई। जापान में सफाई सुथराई का अच्छा, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत होती है, आपको टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है। अगर जापान में जो है ना टोक्यो में खासतौर पर ट्रेन सिस्टम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोग सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। अगर किसी जगह लिखा हुआ है कि 5:23 पर ट्रेन आएगी और वो आपकी घड़ी अगर 5:24 पे हो सकती है, ट्रेन 5:24 पे नहीं हो सकती, 5:23 पे ट्रेन आएगी। तो पंक्चुअलिटी तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर है। और अगर आप लेट हो गई ये ट्रेन तो वो आपको एक पर्ची देगी, कोई आपकी मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो वो पर्ची देगी, आप पर्ची दिखा के लेके वो दिखाएंगे कि ट्रेन लेट हुई थी, इसका सबूत ये है। ओके, यानी कि अगर आपकी ट्रेन लेट होगी तो वो आपको सबूत देंगे। हाँ, ट्रेन लेट हो गई, आप अपने दफ्तर में जाके दिखा सकते हैं मैं लेट हो गया हूँ तो ये देखें पर्ची। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि सोशल मीडिया पर हम बड़े एक्टिव हैं, हमने सोशल मीडिया की वजह से देखे ना, अब हमने इतना मायूसी फैलाई है कि पाकिस्तानियों ने अपने आप को एजेंटों के हवाले कर करके अपनी जानें गंवा दी हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो मुझे बताइए कि सोशल मीडिया के हवाले से वहां पे क्या गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ है? यहाँ पे तो हम पीका एक्ट का सुन रहे हैं कि जी आपने कुछ कहा तो आप पकड़े जाएंगे। आप बताइए कि वहाँ पे क्या है? बिल्कुल, वहाँ पे अपनी बात कहने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन किसी की इज्जत और झूठे इल्ज़ामात की आज़ादी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दिया और आप साबित नहीं कर सके तो जो इल्ज़ाम आपने लगाया था वही केस आपके ऊपर बना देंगे। इनमें चोरी का इल्जाम हाँ, मैंने कहा चोरी का इल्जाम भाई आपके ऊपर लगा दिया और अगर वो इल्जाम साबित नहीं हुआ तो फिर मुझ पे जो केस चलेगा उसी चोरी का केस मुझ पर लगा दिया जाएगा। ओके। और उसकी ठीक ठाक सजा है। तो मैं समझता हूँ ये सजा पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए कि जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने यहाँ पर दे के लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतनी सख्ती होनी चाहिए। बात कहने की आजादी है, गाली देने और इल्जाम लगाने की आजादी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान कम्युनिटी वहां पर जापान में है, कैसी है, और वो उसके बारे में हमें कुछ आगाह कीजिए। पाकिस्तानी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि 90% लोग बिजनेस करते हैं गाड़ियों का। सही है। और 10% लोग हैं जो जॉब्स वगैरह में या स्टूडेंट्स वगैरह पर हैं। तो लोग बड़े सक्सेसफुल हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ज़्यादातर लोग गैर कानूनी तौर पे आए थे 90s के, वो सेटल हुए हैं। अब जो आ रहे हैं वो वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़े पर आ रहे हैं, जॉब वीज़े के ऊपर, IT के अंदर बहुत लोग आ गए हैं, कारोबारी वीज़े पर आ रहे हैं। तो अब जो हैं वो बड़े अच्छे, और मसाजिद बड़ी 200 मस्जिदें बन चुकी हैं, 200 मसाजिद बन गई हैं। हलाल फूड हर जगह रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं मुसलमानों के लिए, हलाल फूड हैं और ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो जापान में एक मसला यही होता था ना, खाने पीने का, हलाल खाने का, वो सारे मसले हल हो गए। अब जापान में अब खाने पीने के भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो हलाल हल हो गए। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े पढ़ने जाते हैं जी, स्टूडेंट्स चीन जा रहे हैं, हम देखा कि वो अजरबैजान तक जा रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, रूस भी जा रहे हैं। जापान में क्या है पाकिस्तानियों के लिए पढ़ाई? जापान में मैं समझता हूँ कि एक तो लैंग्वेज के लिए आते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्कॉलरशिप्स पर आते हैं। सही। और दूसरा ये कि पैसे दे के, जो फीसें दे के ना कम आते हैं पढ़ने के लिए। शायद इस वजह से लोगों के जहन में कि जापान बहुत महंगा मुल्क है, इस वजह से।
और इस वजह से कम आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना महंगा नहीं है, लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जितना यूरोप वगैरह में देते हैं उससे सस्ता ही पड़ता है जापान। यानी अगर आप यूरोप में हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, बेहतर है कि आप जापान में भी आ सकते हो। तो एक अच्छी डेस्टिनेशन है तलबा के लिए भी। हमारी तरफ से तो यही कुछ ना कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे जापान? मैं एक तो दूसरा ये कहना है, जो अभी पाकिस्तान में महंगाई का जो आलम है, मैं बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि जापान दुनिया का महंगा तरीन मुल्कों में से एक है। और एक ज़माना था जब टोक्यो, ओसाका और ये अपना योकोहामा, 3 दुनिया के महंगे तरीन शहर तीनों जापान में थे। सही है, ठीक है, इतनी महंगा मुल्क है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जापान में जो नॉर्मल खाने पीने की अशियाँ हैं वो सस्ती हैं, पाकिस्तान में महंगी है। यानी हमने बहरहाल एक मईशत की कीमत अदा की है। इस पर कभी आपके साथ बैठेंगे, मैं पूरी सीरीज करूंगा कि किस तरह से हमारा जो तनख्वाहदार तबका है वो गया है। इसी महंगाई की वजह से भी मेरे ख्याल से लोगों में ये हुआ कि हम बाहर जाके कमाएं। भाई 30-40 लाख रुपए देकर यूरोप जाना या जापान जाने के गैर कानूनी तौर पर बजाय आप थोड़ी मेहनत करें अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने ऊपर जो है 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपए खर्च करें, जापान की जबान सीखें, वहां पर जो स्किल रिक्वायर्ड है वो सीखें। अगर आप आईटी प्रोफेशनल भी हैं, पाइथन जानते हैं, सिर्फ आप वहां की जबान सीखें और चले जाएं। बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तानियों के लिए, और दुनिया भर में हमारे लिए खुला हुआ है। मगर मैं फिर एक बात कहूंगा कि जाएं, किसी की दीवार फलांग कर न जाएं, दरवाजे से दस्तक देकर दाखिल हों। हर कोई आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानियों की बड़ी डिमांड है दुनिया में, मगर अपने आप को भी ना खतरे में डालें, अपने घर वालों का पैसा भी जाया ना करें, पीछे घर वालों को रोने के लिए भी ना छोड़ें, लीगल तरीके से जाएं। और जो आज हमारे इरफान भाई ने बताया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे लोगों को, हमारे नाजरीन को ये बताने के लिए कि आप जापान लीगल तरीके से कैसे जा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नई मालूमात के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।